बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हम और ज़बरदस्त की पूरी टीम, बेशतर टीम, उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो थोड़े से जिनकी उम्रें कम है, मगर बाकी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इसलिए एक्साइटेड है कि बचपन की जिस भी चीज़ से या लड़कपन की जिस भी ऑब्जेक्ट से, जिस भी चीज़ से, वो आवाज़ हो, वो कोई शय हो, वो कोई गली हो, कोई मंज़र हो, आपकी यादें जुड़ी होती हैं, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ साथ सफ़र करती हैं। और एक और ख़ास बात जो आज के हमारे मेहमान से जुड़ी हुई है वो ये है कि आवाज़ की ताकत क्या होती है, जर्नलिज़म की, सहाफ़त की ताकत जो है वो क्या होती है, लफ्ज़ की, उन लफ्ज़ों की बुनत की, उनकी अदायगी की ताकत जो है वो क्या होती है। कि असल चीज़ तो आप जानते हैं कि कोई इंसिडेंट है, कोई वाक़या है, उस वाक़े से जुड़े हुए लोग हैं, कोई खेल है, उस खेल की हार जीत है, या उसके ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उस खेल के अंदर, उस मौके पे, और उससे जुड़े हुए वो लोग हैं जो खेल खेल रहे हैं। लेकिन अगर कोई तबसरा करने वाला शख्स, उसकी आवाज़ में इतना दम हो, उसकी अदायगी में और उसके हुनर में इतनी महारत हो और इतनी रियादत हो कि कुछ अरसा गुजरने के बाद आपको वो खेल और उस खेल से जुड़े हुए कुछ खिलाड़ी भी हाफ़ज़े से महव होते महसूस हों, मगर वो आवाज़ जो है वो आपके हाफ़ज़े में ताज़ा हो, तो वो क्या आवाज़ होगी, उस आवाज़ के पीछे कितनी रियाज़त होगी, कितनी मेहनत होगी। आज वही आवाज़ हमारे साथ है जिसने 375 से ज़्यादा मैचेस में कमेंट्री की, और दुनिया का कोई ऐसा वेन्यू नहीं है जिस पर उन्होंने कमेंट्री ना की हो क्रिकेट पर। और सिर्फ बतौर कमेंटेटर नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी इनकी शख्सियत के पहलू हैं। उन सब पर आज बात होगी। बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इस आवाज़ को पहचानिए कि हमारे साथ कौन है। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ, मुकम्मल कर दो। न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। वाह, वही आवाज़, वही तवानाई, वही एनर्जी। हसन जलील साहब। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग सर। प्लीज तशरीफ रखिए। सर शेर तो बाद लग गया कि सेंचुरी कंप्लीट हो गई। अभी तो खेल शुरू हुआ है। मुझे आज तक कवर ड्राइव दे चक्कर चो फुल स्पोर्ट्समैन बन के आए इन्हें आज। यानी मैं हसन भाई की वजह से खास तौर पे मैंने कहा भी आज जरा लड़कपन की यादें ताज़ा की जाए। आज फुल टास्क में रोकना है, ये देखना है। हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत खुशी है, और आपको पता है कि मैंने जिन अशार से आगाज़ किया वो मेरे पसंदीदा शायर के हैं। हमारे लिए तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर ये। मैं आपके कलाम का मैं बहुत शायक हूँ और बहुत मैंने पढ़ा है। बड़ी इज्जत अफजाई सर, ये तो मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। मतलब ये मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि हसन जलील साहब तक भी शेर पहुंचे होंगे और उन्हें याद भी हो गया। जी। तो हसन भाई, 375 मैचेस और दुनिया का कोई ऐसा वेन्यू नहीं जहां आपने कमेंट्री न की हो। जी। मगर मैं चाहूँगा कि इसको ज़रा हम थोड़ा सा रोकते हैं। ठीक। हम चाहते हैं कि वो हसन जलील जो बिल्कुल 5, 6, 7, 8 बरस का था, और अगर आप मुड़ के देखें तो बचपन की कौन सी पहली याद आपके जहन में ताज़ा है? एक अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला हमेशा बड़ा मेहरबान रहा, माशाल्लाह, और मेरे साथ ज़्यादातर खुशगवार यादें ही हैं। बचपन मेरा इंडिया में था। बदायूं एक जगह है जी जी, जहाँ के पेड़े बहुत मशहूर हैं। जी जी, फ़ानी बदायूनी। जी हाँ, बिल्कुल, फ़ानी बदायूनी, शकील बदायूनी। यस, शकील साहब भी है। और बड़ा ज़रखेज़ खित्ता, बहुत खूबसूरत इलाका। और मुझे वहाँ रहना पड़ा कुछ वजूहात की बिना पर। वालिदैन मेरे पाकिस्तान आ गए थे और मैं तकरीबन 7-8 साल की उम्र में आया। और देखिए, कुदरत डेस्टिनी आपकी पहले से मुतय्यन कर देती है, और इसका अंदाज़ा मुझे अब होता है। 6-7 साल की उम्र में मुझे क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ। और मुझे याद है कि उस ज़माने में मैं ढूंढ के किताबें लाया करता था, और मुझे अंग्रेज़ी पूरी तरह समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं क्रिकेट की किताबें पढ़ता था। एक लाइब्रेरी थी, वहाँ जाता था, और वहाँ पर उस ज़माने में वो सप्लीमेंट निकलते थे, तो क्रिकेटर्स की तस्वीरें होती थी। जी जी जी। वो मैं चोरी छुपे फाड़ के वो वर्क ले आता था और घर आके फिर उसकी एल्बम बनाता था। तो मेरा ये ख्याल है कि कुदरत मुतय्यन कर चुकी थी कि मुझे और कुछ नहीं बनना बल्कि क्रिकेट का कमेंटेटर बनना है।
मगर आपको खेल का, खुद खेलने का शौक नहीं था? नहीं, मैंने बहुत अच्छे लेवल पे खेली। मैं अपनी कॉलेज की टीम का कैप्टन था ठीक है, और बड़े अच्छे क्लब्स में, लाहौर में मैं ठीक है। क्लिफ्टन जिमखाना एक बहुत अच्छा क्लब था, जी जी। तो उसका मैं ओपनिंग बॉलर था। तो क्रिकेट मैंने बहुत खेली। और ये आप जो बात कर रहे हैं किस सन की बात है, या तकरीबन किस किस दिहाई की बात है? जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, मेरे फादर थे डॉक्टर, ओके। और उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी डॉक्टर बनूं। लेकिन एफएससी में मेरी सेकंड डिवीज़न आई। मैंने बीएससी की फादर के इंसिस्टेंस पे। फिर सेकंड डिवीज़न आई अच्छा। क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेलते थे, लेकिन उस ज़माने में पैसा नहीं था। हाँ। लिहाजा जिसको पता चलता था मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो डिस्करेज किया करता था। और ये सन है 1964। 64। उसके बाद ज़ाहिर ना क्रिकेट के रहे और ना हम डॉक्टर बन सके। 1966 में मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने फादर से कहा कि जी अब क्रिकेटर तो बनना नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं जो है वो साइंस कर सकता हूँ। हाँ। तो लिहाजा मुझे इजाज़त दी जाए, मैं अब करूँगा इंटरनेशनल जो है रिलेशंस में मास्टर्स। ओके, आईआर में। लेकिन वो मैं बाद में करूँगा, पहले मैं जाऊँगा मरी अपने दोस्तों के साथ। अच्छा। तो देखिए कुदरत ने कैसे, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, छोटी सी मैं बताऊँगा आपको। जी जी जरूर। लाहौर आए, फादर मेरे चूँकि डॉक्टर थे, उन्होंने एक मुझे लेटर दिया कि ये आपने रेडियो पाकिस्तान में एक अतीकुल्लाह शेख साहब हैं, बहुत मशहूर प्रोड्यूसर, उनके हवाले करना है। ठीक है। मैं रेडियो पाकिस्तान गया, उन्होंने मुझसे कहा तुमने कभी रेडियो पे काम किया? मैंने कहा मैंने यूनिवर्सिटी की जानिब से 2 प्रोग्राम किए। कह लगे अगर तुम कल आ जाओ तो मैं यहाँ 2 प्रोग्राम करवाऊंगा, तुम्हें 15-15 रुपये मिलेंगे। अच्छा। अब 67 में 30 रुपये बहुत बड़ी बात थी। हाँ। हम बड़े खुश हुए। और रेडियो के एक रेडियो अट्रैक्शन भी बहुत थी। जी हाँ। तो मैं अगले दिन मैंने रिकॉर्डिंग जब करवाई, तो जब उन्होंने रिकॉर्डिंग ख़त्म करने के बाद मुझे एक शीट दी, कह लगे ये अनाउंसमेंट है, इसको रिकॉर्ड करा दो। तो मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ है कि मैंने पूछा नहीं। मैंने रिकॉर्डिंग कराई और मरी चला गया। उसके बाद मैं भूल गया, मेरे ख्वाब ख्याल में नहीं था। तो हमारे तो ख़ानदान में दूर दूर तक ना कोई रेडियो आर्टिस्ट था, टीवी तो था ही नहीं उस ज़माने में। तो खैर मैंने वो अनाउंसमेंट रिकॉर्ड कराई और मरी चले गए हम लोग। जब मैं वापस आया, जो कज़न मेरे थे, उन्होंने कहा जहाँ मैं ठहरा हुआ था, उन्होंने कहा भाई पहले आप रेडियो पाकिस्तान जाएँ, वहाँ से कोई 20 फ़ोन आ चुके हैं। अच्छा। तो मैं ये समझा कि शायद लेटर का जवाब देना होगा उन्होंने। अच्छा। तो मैं जब गया तो अतीकुल्लाह शेख साहब बड़े एक्साइटेड थे, वो मुझे पकड़ के स्टेशन डायरेक्टर के पास ले गए। स्टेशन डायरेक्टर शमसुद्दीन भट्ट साहब थे, और वो डबल पीएचडी फ्रॉम लंदन, डबल मास्टर्स फ्रॉम लंदन, ज़ेड बुखारी के साथियों में ब्रॉडकास्टर, ठीक है। बहुत बड़ा स्टेचर। तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा भाई मौलाना आ गए आप? मैंने कहा जी। मौलाना कहते थे बड़े को। कह लगे मुबारक हो भाई। मैंने कहा क्या हुआ? कह लगे 800 लोगों में से हमने आपको रेडियो पाकिस्तान कमर्शियल सर्विस लाहौर का पहला अनाउंसर मुंतखब किया है। आपको हम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, 550 रुपये आपकी तनख्वाह। तो ये जी हम रेडियो में आ गए। वाह। अच्छा, आप देखिए, फातिमा साहबा, मस्ताना साहब और जो नौजवान ख़ास तौर पे देख रहे हैं कि जो टैलेंट होता है ना, अल्लाह ने आपको जो अता किया, और फिर आपने अल्लाह की अता की हुई जो भी नेमत और हुनर आपको मिला है, आपने अपनी रियाजत से, रियाजत की तौफीक भी अल्लाह ही देता है, मगर उससे आपने उसको अगर पॉलिश किया तो दुनिया में कोई ताकत उसे रोकती नहीं है, रोक सकती नहीं है। यानी कि कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं। और रैंडम भी अगर आप में कोई सलाहियत है तो भी 800 लोगों में भी अगर वो जाएगी, लेकिन अगर आप का हुनर बिल्कुल अलग है और उनसे नुमाया या बेहतर है, किसी उनमें कुछ और बेहतर होगा, उस वक्त उनमें अगर आपका हुनर बेहतर है तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। एक दूसरे उस दौर के लोगों को भी दाद देनी चाहिए ना, बिल्कुल, कि कितना मेरिट के ऊपर, कितनी ईमानदारी से देखिए काम करते थे ना। तो अतीक शेख साहब को भी और भट्ट साहब को भी मुबारक। तो हसन जलील लाहौर की दरियाफ्त हैं। जी बिल्कुल, लाहौर की दरियाफ्त है। ये देखिए, ये है, आज पता लगा। नहीं, और मेरे लिए बड़े फख्र की बात यह है कि शमसुद्दीन भट्ट साहब ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहा कि मौलाना इसको मामूली बात न समझिएगा, क़याम पाकिस्तान के बाद से आज तक सिर्फ 4 अनाउंसर हमारे पास हैं। अच्छा। उनमें मुस्तफ़ा अली हमदानी, जिन्होंने पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान का ऐलान किया था पहला, ठीक है, माशाल्लाह। अजीज़ुर रहमान साहब और मुज़फ़्फ़र हुसैन और अखलाक अहमद देहलवी। ओके। आप 5वें आदमी हैं जिनको हमने अनाउंसर बनाया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। जी जी। और ये वो दौर था वसी कि जिसमें शुअरा, बड़े बड़े शुअरा, नासिर काज़मी उसके वो थे स्टाफ आर्टिस्ट, जी जी, ठीक है, मिर्ज़ा अदीब, ए हमीद, नसीर अनवर,
अयूब रूमानी, मतलब इतने बड़े बड़े नाम के आप सोचें, जाइंट अशफाक अहमद साहब। यस यस। तो इन लोगों की मौजूदगी में मेरा वहाँ होना, 22-23 साल मेरी उम्र, तो उस वक्त वहाँ ज्वाइन करना और उसके बाद एक नाम बनाना, अल्लाह का शुक्र है कि मैं रेडियो पाकिस्तान का मेरा ख्याल है सबसे पॉपुलर अनाउंसर बना। आपका एक शो भी तो चलता था ना? जी, शिजान हिट परेड। हाँ यस। उसका आप ये सोचिए कि उसके 50,000 खत एक वीक में आया करते थे। 50,000 खत। जब मैंने पहला प्रोग्राम किया तो जब अगले दिन मैं रेडियो पाकिस्तान पहुंचा तो मुझे कहा गया कि आपको अयूब रूमानी साहब बुला रहे हैं। मैं समझा आज डांट पड़ेगी, इसलिए कोई गड़बड़ कर दी मैंने। जब मैं गया तो उन्होंने बड़ा मुंह बना के कहा कि तुमने कल क्या किया? मैंने कहा जी क्या हुआ? जाओ नीचे जाके देखो ड्यूटी रूम में। मैंने कहा भाई कोई गड़बड़ हो गई, मारे गए। मैं भागता हुआ नीचे पहुंचा तो वो मुझे ड्यूटी ऑफिसर देखते ही मुझे गले मिलने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कह लगे यार तुमने तो कमाल कर दिया, इधर आओ। उसने स्टोर खोला, उसमें 3 बोरियां खतों की भरी हुई। मालूम हुआ 55,000 खत पहले प्रोग्राम में आए थे। 8 साल वो प्रोग्राम चला। और अगर आप जिस बंदे की उम्र 60 ईयर से ज़्यादा है उसको आप कहें उसको शिजान हिट परेड याद होगा। मुझे वैसे याद नहीं है, मैंने तो सुना था। हाँ नहीं जाने, आप तो खैर यू आर टू यंग, लेकिन ये हकीकत है। नहीं, मैं ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि आपने 60 से ऊपर कर दिया ना, हाँ, तो मैंने कहा मैं तो फौरन बताऊं। आपने का खतरा है। आप फिर लाहौर आ गए थे या आप जी, कराची से मैं फिर लाहौर आ गया। अच्छा, मुंतकिल हो गया आप। मेरे फादर बहुत ही माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। बहुत खुश मिजाज और मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने कहा भाई अगर तुम समझते हो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है, बल्कि मैंने मास्टर्स तो जाके 76 में किया फिर IR में ही पंजाब किया। यूनिवर्सिटी से किया आपने? जी हाँ, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मैं लाहौर आ गया, अकेला रहा यहाँ, और फिर रास्ते खुलते चले गए। खबरों में मुझे अचानक टेलीविज़न की तरफ से ऑफ़र हुई। मुस्लिउद्दीन साहब डायरेक्टर न्यूज़ थे, वो एक प्रोग्राम करने के लिए आए। मुझे पियन ने आकर बताया कि वो आपको बुला रहे हैं। तो मुझे कह लगे कि भैया असद जली साहब आप मुझे जानते हैं? मैंने कहा मैं जानता हूँ। खबरें पढ़ना है? अच्छा, खबरें मुझे बड़ी मुश्किल लगती थी। तो मैंने कहा सर वो थोड़ी मुश्किल है। कह लगे नहीं आप कल ज़रा आइए मुझसे मिलें। तो मुझे स्क्रिप्ट पढ़वाया, उसके बाद कैमरा मेरा ऑडिशन किया, और आप बिलीव करें शाम को 5:40 में मैं खबरें पढ़ रहा था। फिर मैंने क्रिकेट कमेंट्री पहले नहीं शुरू की। मेरी पहली कमेंट्री थी जंगी कैदियों की वापसी पर। अच्छा। 1973 में जंगी कैदी वापस आए 93,000। तो हमारे जो अजीज़ुर रहमान साहब थे वो एक्चुअली रेगुलर कमेंटेटर थे। उनका गला बैठ गया, ज़बरदस्त उनको फ्लू। तो अब ये सुबह से रेडियो पाकिस्तान में बहस हो रही थी कि मोहम्मद अली साहब से करवा लें, आगा नासिर को बुलवा लें, कराची से किसी को बुलवा दें। एक साहब ने मेरा नाम ले दिया, तो इजहार काज़मी साहब, बहुत बड़ा नाम आपको पता है टीवी का। तो उन्होंने कहा भाई वो तो इतना यंग आदमी है, 6 घंटे की ट्रांसमिशन लाइव कैसे करेगा? हसास मामला, वो और हसास मामला, जज्बाती भी, हसास तो भी। मुझे पेश किया गया जनाब पूरे पैनल के सामने 12 आदमी बैठे हुए। तो मुझे 1 घंटा इंटरव्यू हुआ मेरा। वो मुतमईन होकर कहने लगे भाई अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, पूरा पाकिस्तान सुन रहा होगा। टीवी तो था ही नहीं उस जमाने में। तो 6 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि 6 घंटे मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट किया। और उस ज़माने में पाकिस्तान टाइम्स एक अखबार निकलता था, उसमें सफदर मीर जीरो के नाम से रेडियो कॉलम लिखते थे। उन्होंने अगले दिन पूरा कॉलम मेरी तारीफ में लिख दिया। उसके बाद तो 23 मार्च, 14 अगस्त, कौमी असम्बली के तमाम फंक्शंस, आर्मी के तमाम फंक्शंस, वो मेरे अलावा कोई नहीं करता था। वो फिर उसका रास्ते खुलते चले गए। फिर ये हुआ कि मैंने, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं क्रिकेट अच्छी खेलता था, तो मैंने रेडियो की टीम बनवा दी और मैं उसका कप्तान बन गया। अब जब रेडियो की टीम बनी तो लोग कह लगे यार तुम क्रिकेट भी अच्छी खेलते हो, तुम कमेंट्री भी अच्छी करते हो, तुम क्रिकेट कमेंट्री क्यों नहीं करते? लेकिन उस जमाने में स्टैंडर्ड बड़ा हाई था। उमर कुरैशी साहब, हाँ, जमशेद उमर साहब तो मास्टर, अंग्रेजी में करते थे ज़्यादा। हाँ जी, लेकिन बाहर फिर भी मतलब इस कैलिबर के लोग जी थे। जी, क्या बात थी। तो मैंने हमारे स्टेशन डायरेक्टर ने डीजी से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कोई चांस नहीं है, ही इज़ टू यंग, और हम कोई चांस नहीं ले सकते, हमारे बड़े अच्छे अच्छे कमेंटेटर हैं, तो उसको कहो सब्र करे। और उम्र क्या होगी उस वक्त आपकी? मेरी 23 साल उम्र थी। 23 साल थी। उफ, अच्छा अच्छा। तो लेकिन मैं लगा रहा, मेरी आदत है, मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ इस मामले में, मैं पीछे लगा रहा। 78 में इंडिया की टीम आई तो स्टेशन डायरेक्टर ने मुझे कहा कि भाई मैंने बड़ी मुश्किल से खुशामदे करके तुम्हारे लिए एक 3 डे मैच है पिंडी में, अच्छा, वो कर लो, लेकिन शर्त यह है, डीजी ने कहा कि खबरदार उसको कहना कि आगे 3 साल तक वो कुछ नहीं बोलेगा।
मैं चला गया कमेंट्री करने। अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक से वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। प्लीज। तो आप लोग क्या कहते थे उस वक्त, वक्फे के बाद कैसे कहते थे, जरा वक्फा हो गया तो? बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है और मेरा ख्याल है कि आप यकीनी तौर पर इस मैच को देखना भी चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे, लेकिन अभी पानी का वक्फा है तो हम आपको कुछ देर के लिए स्टूडियो वापस लिए चलते हैं। वाह। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में दोबारा खुशामदीद। हसन जलील आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ हैं इस वक्त वसी शाह। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वैसे बता दूं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के पहलू में बैठे हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल। स्टेडियम में नहीं है। जी जी, प्लीज प्लीज। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, तो 78 मैंने कमेंट्री जब की जी, तो उस ज़माने में रिवायतें बड़ी अजीब थी। हाँ, बहुत कर्टियस लोग हुआ करते थे। तो मुझे टेलीविज़न से फ़ोन आया कि भाई तुम रात का खबरनामा भी पढ़ लो, मेहमान की हैसियत से। अच्छा, जब मैं खबरनामा पढ़ने गया तो वहाँ सबने कहा यार आप तो बहुत अच्छी कमेंट्री करते हो तुम। तो मैंने उनको सारी कहानी सुनाई दर्द भरी कि भाई मुझे तो मना कर दिया गया है। हाँ, तो किसी ने मुझे कहा कि भाई जनरल तुम्हारे तो सारा ख़ानदान आर्मी में है, हाँ, तुम जनरल मुजीबुर रहमान साहब से सिफारिश करा दो, वो तो ही इज़ ऑल इन ऑल। तो मैं जब होटल आया तो मैं सोचता रहा कि अच्छा किससे करूँ। मेरे 2 मामू लेफ्टिनेंट जनरल थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे अपने 3 खालादार भाई ब्रिगेडियर थे अच्छा अच्छा अच्छा, और सर्विंग ब्रिगेडियर। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन और आपके मामू के क्या नाम थे? लेफ्टिनेंट जनरल फजले मुकीम जो अच्छा। गवर्नर रहे ईस्ट पाकिस्तान के, ठीक है। और लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद हामिद जो अयूब खान के दौर में मिनिस्टर फॉर अच्छा, अच्छा, इंफॉर्मेशन जी, जी, एंड जी। ब्रॉडकास्टिंग थे। तो मैंने कहा कि यार आपको सिफारिश की ज़रूरत अभी तक तो पड़ी नहीं है। तो मैंने 17 उस ज़माने में ना सेलफोन था ना प्राइवेट फ़ोन हुआ करते थे। मैंने 17 से नंबर लिया जनरल मुजीबुर रहमान साहब का और मिला दिया। अच्छा। मुझे जनरल साहब ने खुद उठाया। ज़ाहिर है वो मुझे नहीं पहचाने। तो मैंने कहा सर मैं आपके 2 आप मुझे नहीं जानते, मैं आप 3 मिनट लेना चाहता हूँ। कह लगे बोलो। तो मैंने एक सांस में पूरी दास्तान सुना दी और आखिरी मेरा जुमला था कि सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, 5 मिनट मेरी कमेंट्री सुनिए, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे रिकमेंड कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। और वो बड़े सख्त तरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी उनके नाम से कांपते थे लोग। जी। तो मैंने हिम्मत करके कह दिया। और आपने अपना रेफरेंस नहीं दिया अभी तक? नहीं, रेफरेंस कोई नहीं दिया मैंने। अच्छा ठीक है। मैंने बताया उनको, बताया, मुझे कहने क्या नाम बताया आपने अपना? मैंने कहा हसन जलील। फ़ोन बंद हो गया। ठीक है। अगले दिन मैंने जिसको भी बताया वो मेरा मजाक उड़ाने लगा। कहने लगा पागल है यार, उनको इज्जत से इतने बड़े आदमी को आपका नाम याद रहेगा? यार आपने सिफारिश करानी थी, अब खामखा आपने अपना वक्त ज़ाया किया। मैंने कहा भाई होना होगा होगा, नहीं होगा तो भाड़ में जाए। अच्छा, मैं चाय के वक्फे के बाद खेल शुरू होने वाला था। मैंने अभी आगाज़ ही किया था अस्सलाम वालेकुम, रावलपिंडी क्लब में खुश आमदीद। कि एक पीएन भागता हुआ आया, हसन जलील साहब, हसन जलील साहब। तो स्टेशन डायरेक्टर ने कहा अरे ऑनियर है वो। आपने सोचा नहीं उठाने तो नहीं आ गया मुझे? तो कह लगे कि जनरल साहब बुला रहे हैं। अच्छा। अब जनरल साहब के नाम से तो हाथ पे फूल कर स्टेशन डायरेक्टर साहब ने लिटरली माइक मेरे हाथ से छीन लिया और मुझे कह लगे आप तुम जाओ। तो वो मैं जब गया तो जनरल मुजीबुर रहमान साहब पवेलियन के सामने खड़े हुए थे। मैंने टीवी पे उनको देखा हुआ था। उनके दाएं जाने मुस्लिउद्दीन साहब थे, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, और लेफ्ट पे काजी सईद साहब थे, डायरेक्टर जनरल रेडियो। जनरल मैंने सलाम किया तो मुस्लिउद्दीन साहब ने कहा ये हसन जलील है। मैंने हाथ मिलाया तो उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, भाई हसन जलील साहब वो मैंने दोनों से बात की है, तो टेस्ट में तो इस दफ़ा मुश्किल है क्योंकि टेस्ट में हमारे सीनियर कमेंटेटर्स से हम कमिट कर चुके हैं। आगे 2 वनडे हैं, सियालकोट साहिवाल, तो आप टेलीविज़न और रेडियो दोनों पे कमेंट्री कर रहे हैं। बस जनाब वो फिर शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने मेरा ऐसा करम किया कि वो वक्त भी आया कि जनरल साहब ने एक टूर पे 2-3 टूर पे बल्कि 2 कमेंटेटर्स का नाम काट के और सिर्फ अकेले मेरा लिख दिया। तो मुझे बल्कि 83 का मैं आपको बड़ा मज़ेदार वाक़या बताऊं, सुनने वाले भी महसूस होंगे। उन्होंने 2 टीवी के लिए अलग कमेंटेटर थे, वो हमारे मुनीर हुसैन साहब बड़े सीनियर कमेंटेटर, रेडियो के लिए मैं था। जनरल साहब के पास जब पहुंचा तो उन्होंने कहा यार हसन जलील 2 जगह करेगा, उन्होंने उनका नाम काट दिया। अब वहाँ सिचुएशन ये हुई कि जालंधर में पहला टेस्ट था, एक एंड पे रेडियो एक एंड पे टीवी। मैं रेडियो से ख़त्म करता था, स्टेडियम के बाहर निकलता था, भागता हुआ जाता था टीवी की तरफ। वहाँ मैं उमर कुरैशी साहब से माइक लेता था, कमेंट्री करता था, भागता हुआ आता था रेडियो। ये पूरे टूर में रहा। जब मैं वापस आया तो मैंने उनसे कहा कि जी सर आपने मेरी इतनी एक्सरसाइज करवाई, मैं तो भाग भाग के पागल हो गया। कह लगे अच्छा है ना, फिट रहोगे।
तो उसके बाद तो फिर मुनीर हर साहब ने कोई एतराज नहीं किया कि भाई आप तो सिफारिश करा के आ गए? बहुत नाराज हुए। अच्छा, मुनीर साहब ने अपनी नाराजगी का इजहार कैसे किया? मुनीर साहब अच्छे आदमी थे और वो उन्होंने ईमानदारी की बात है। अच्छा देखिए, मेरा एक उसूल रहा ज़िंदगी में, हमेशा मैंने बुज़ुर्गों का अदब किया और जो सीनियर कमेंटेटर्स थे उनकी बड़ी इज्जत। यहाँ तो कटवा दिया आपने। मैंने नहीं, लेकिन मुझे उनको पता था मेरे रवैये का, तो उनको पता था मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अच्छा, तो मैंने माजरत उनसे कर ली। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा बस ठीक है, जारी रखो। उन्होंने बड़ा इनकरेज किया। अच्छा। बल्कि जब मुझे पहला पीटीवी अवार्ड मिला तो आप यकीन माने उनका अखबार होता था अखबार वतन, एक बड़ा मशहूर बहुत जी, वो क्रिकेट का, उसके अंदर वो एक हर उसमें उन्होंने मेरा हर एक तस्वीर भी 8 होती थी। पेजेस का कलर इंटरव्यू छापा। अच्छा अच्छा, आप बड़ी गए भी तो किस जरिए से थे? जी हाँ। तो उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है मैंने बहुत टूर किए और बड़ा नाम कमाया। और लेकिन मुझे एक शिकवा भी पैदा हुआ कि क्रिकेट के ग्लैमर ने मेरी तमाम जो बाकी शख्सियत के पहलू थे सब छुपा दिए। किसी को याद नहीं कि मैंने जो 500 से ज़्यादा कमेंट्रीज नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की तो वो ऐसे ऐसे मैंने इवेंट्स किए कि जो हमेशा यादगार रहेंगे। कौमी असम्बली का इफ्तिताह हुआ तो मैं कमेंटेटर था। ये जो इस्लामाबाद वाली, हाँ ऑफ कोर्स कौमी असम्बली। अच्छा, बजट सेशन हुआ पहला तो मैं कमेंटेटर था। जॉइंट पार्लियामेंट सेशन हुआ तो मैं कमेंटेटर था। 4 मरतबा मैंने प्राइम मिनिस्टर्स की वोट टेकिंग सेरेमनीज की और बड़े बेशुमार, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट। 14 अगस्त ऐवान सदर तमाम मैं करता था। 23 मार्च की परेड जो थी वो मैं करता था। लेकिन वो लोगों को याद नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट कमेंट्री सबको याद है। सबको याद है ना? जी हाँ, बिल्कुल। सर घर में भी कमेंटेटर आप थे, बेगम को कहते होंगे कि चाय का वक्फा हो गया, नाज़रीन खाना हम बाद में खाएंगे। आपके ख्याल में बेगम के सामने बोलने की कोई गुंजाइश है? तो कमेंट्री घर में आपकी नहीं चलती? कमेंट्री जब सुनने वाली ना हो तो क्या चलेगी? वो तो मैं कमेंट्री सुनता हूँ वहाँ तो जब बेगम के कवर ड्राइव होते हैं तो वो मैं देखता हूँ। तो वैसे शादी आपकी मोहब्बत की थी? मिक्स थी, मतलब ये कि हाँ मोहब्बत ही एक तरीके से कह रहे हैं, पसंद मेरी थी। अच्छा। लेकिन पहले मैंने अपनी वालदा से कहा अच्छा कि भाई ये है तो आप देख लें। फिर वो देखने आई मेरी अपनी बहनों के साथ। तो फिर लाहौर में की थी आपने शादी? जी लाहौर में की। अच्छा। और बाद में तो मेरी बेगम उन्होंने टेलीविज़न ज्वाइन कर लिया। उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था जर्नलिज्म में। अच्छा। तो वो फिर न्यूज़ एडिटर बन गई मेरी बॉस। अच्छा। तो घर में भी बॉस और ऑफिस में भी बॉस। और मैं जब खबरें पढ़ना जाता था तो जितने टेलीविज़न के हमारे कुलीग थे वो कहा करते थे आ गए अपनी ससुराल। क्या इसमें ग्रामी है आपकी अहलिया? मुनव्वर हसन। तो आपकी मुलाकात कहाँ हुई लाहौर में उनसे? आप असल में वो जो जर्नलिज्म के ज़माने में वो इंटर्नशिप कर रही थी। अच्छा। तो वहाँ टीवी आना होता था। ठीक है। तो जाहिर है वहाँ जो है वहाँ देखा। ठीक है। और बस देखा। वाह। तो लाहौर से आपको जनाब इज्जत और शोहरत और दौलत और जीवन साथी हैं। बिल्कुल सब कुछ यहीं से। वाह जी वाह, ये तो है। ये तो आज लोगों को पता लगेगा कि हैं ऐसी। वैसे वाकई ये सही बात है ना? ये सवाल पहली मरतबा किसी ने किया और पहली मरतबा मैंने इतना एलेबरेट जवाब दिया। तो बेगम साहबा को आपकी आवाज़ पसंद थी या आपका रवैया या मिजाज? भाई न्यूज़ एडिटर थी मेरी बॉस थी ना, तो न्यूज़ के बाद वो किसी में गलती निकाले ना निकाले, घर की तरह खबरों में भी वो गलती मेरी निकालती थी। वाकई? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अच्छा सारी सब कहते थे कि यार आप फंबल नहीं करते, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हाँ। मेरी बेगम कहती थी आज आपने वो फला जुमला कैसे अदा किया था? हाँ। अब उसका क्या जवाब है? ये बताइए कि जब आप हैसियत कमेंटेटर के काम कर रहे थे तो, और मगर आप थे तो पाकिस्तान टीम का, यानी कि पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान जब मैच खेलता था तो आप कमेंट्री करते थे, मगर जज्बात तो कहीं ना कहीं होते हैं ना, हारने पे भी जीतने पे भी। तो तमाम तर प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ कि जो आप देखेंगे होगा वो बयान करेंगे, मगर अंदर के जज्बात तो साथ चल रहे होते थे। तो मुख्तलिफ सिचुएशंस आई होंगी ना, उदासी की भी, गुस्से की भी, कभी बेईमानी होगी। उस वक्त इंडिया के अंपायर के साथ बहुत होता था कि वो गड़बड़ करते। मुझे याद है जावेद मियां साहब ने, पता नहीं आप उस मैच का हिस्सा थे या आपने याद तो ज़रूर होगा, एक बार ना वो इतना ज़्यादा बॉल बाहर थी कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि आप समझें कि जिसकी नज़र कमज़ोर होगी वो भी बता देगा कि वाइट बॉल है। तो वाइट नहीं थी। तो जावेद मियां साहब ने क्या किया कि वो विकेट वो निकाल के और काफ़ी दूर जाके ना उसको गाड़ने लगे। यार वो माजिद खान ने किया था। माजिद खान ने किया? माजिद खान ने, वो अच्छा। इंडिया की टीम आई हुई थी। हाँ, अच्छा माजिद खान ने किया। अच्छा 1978 में। हाँ हाँ। तो वो ज़ाहिर है वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद। हाँ, ठीक है जी। हाँ, और तो वो 2-3 गेंदें उसने कपिल देव ने की उस तरफ।
तो माजिद को बड़ा गुस्सा आया कि ना वो ज़ाहिर खेल ही नहीं सकते, अंपायर ने कोई इशारा नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो माजिद ने वो विकेट उखाड़ी और वहाँ ले जाके लगा तो इंडिया के अंपायरों की बेईमानी तो मशहूर थी उस ज़माने। अच्छा। यानी हमारी 1960 में जब गई तो खैर मैं उस ज़माने में बहुत यंग था, लेकिन मुझे आज तक याद है कि एक अंपायर होता था उनका गंगोली। अच्छा। तो वो आउट ही नहीं देता था। अच्छा। तो मुझे याद है कि हम लोग अपने खेलने में भी ये कहा करते थे, यार तू तो गंगोली हो गया। तो ये फरमाइए कि इस तरह के मुख्तलिफ यानी कि सिचुएशंस आई होंगी ना, तो मैं चाह रहा था कि अगर आप याद करें और खुशी के कुछ लम्हात, कुछ दुख के, कुछ गम के, कुछ उदासी के, कुछ बहुत ही इमोशनल, वो अगर हमारे साथ शेयर कर सकें अपने ख़ास अंदाज में एक बात, और थोड़ा सा ज़रा बताइए भी कि कौन सा मौका था। मैं बहुत लकी रहा कि मैंने वो तारीखी मैचेस किए जो न सिर्फ मेरे बल्कि हर शख्स के जहन में है। जैसे शारजा में जावेद मियाँदाद का छक्का। ओहो, यस 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 यस। अच्छा, वो इत्तेफाक से वो आखिरी ओवर मेरे हिस्से में आए थे। हाँ, एक काम करते हैं, हम बाकी सब बाद में करेंगे। आप समझिए कि चेतन शर्मा, चेतन शर्मा आ रहे हैं और वहां से चलिए शुरू कीजिए, जोड़ दीजिए। अच्छा, उसका बैकग्राउंड में सुनने वाले भी बता जरूर जरूर, नई नस्ल है तो मुख्तसर सा कि वो पाकिस्तान उससे पहले जो टूर्नामेंट्स हुए थे शारजा में, तो पाकिस्तान इंडिया को हराने में नाकाम रहा। ओके। और बड़ी लोगों की ख्वाहिश थी, बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर पाकिस्तानियों की है, और बड़े डेस्परेट थे कि पाकिस्तान जीते। अच्छा, उस मैच में भी सिचुएशन ऐसी थी कि 50-50, लेकिन जावेद मियाँदाद ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेली और एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि आखिरी गेंद पर 3 रन पाकिस्तान को चाहिए। ठीक है। जावेद मियाँदाद सेंचुरी बना चुके थे और बड़ा एक्साइटमेंट था कि क्या आखिरी गेंद पे पाकिस्तान। अच्छा, 3 रन की सिचुएशन बड़ी अजीब थी। अगर आप चौका लगाते हैं तो वो बाउंड्री लाइन पे रोका जा सकता है। ठीक है। तो आपके पास सिर्फ छक्के का ऑप्शन बाकी। ठीक। और एक काम और करते हैं, इससे एक बॉल और पहले आ जाए जरा। अच्छा, ठीक। अब तौसीफ साहब सामने हैं। अच्छा, तौसीफ साहब वो और तौसीफ, हाँ, वो वैसे वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो आप बता रहे हैं, इसलिए कि तौसीफ, देखिए कुदरत ने भी साथ दिया कि तौसीफ अहमद ने वो रन जो लिया था तो अजहरुद्दीन फील्डर था। ठीक है। सेकंड लास्ट बॉल है। अजहरुद्दीन दुनिया का बेहतरीन फील्डर। ओके। और उसकी थ्रो नहीं लगी, तो वहां से शुरू करते हैं। ठीक है ना जी। शारजा क्रिकेट ग्राउंड तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ, जहाँ तक निगाह जाती है लोग ही लोग नज़र आते हैं। बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है और लोगों की एक्साइटमेंट का, दिलचस्पी का ये आलम है कि बेशतर लोग अपनी अपनी नशिस्तों से उठकर खड़े हो गए हैं और तालियां बजाकर और शोर मचाकर अपने अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। लोगों के दिल धड़कते हुए, आँखों में बेचैनी वाज़े तौर पर नुमायाँ, और सिर्फ 2 गेंदें बाकी रह गई हैं। तौसीफ सामना कर रहे हैं और ये भी पाकिस्तान के लिए बड़े सस्पेंस की बात है कि क्या तौसीफ अहमद ये गेंद खेलने में कामयाब होंगे, क्या तौसीफ अहमद जावेद मियाँदाद को इस बात का मौका देंगे कि वो चौका या छक्का लगाकर पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करा सकें। चेतन शर्मा है बॉलर, गेंद करेंगे तौसीफ को। 3 फील्डर बिल्कुल तौसीफ के करीब हैं। चेतन शर्मा ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ते हुए आए गेंद करने के लिए। जावेद मियाँदाद ने सरसे में हाथ के इशारे से तौसीफ को कुछ बताया। चेतन शर्मा आए, गेंद की, तौसीफ ने उसे पुश किया, बड़ी तेजी के साथ दौड़ पड़े, रन आउट होने का खतरा। अजहरुद्दीन बिल्कुल करीब हैं, उन्होंने थ्रो की, लेकिन तौसीफ अपनी क्रीज में पहुंच गए। रन मुकम्मल हुआ और जावेद मियाँदाद को इस बात का मौका मिला कि वो पाकिस्तान को ये जीत दिला सके। लोग तालियां बजाते हुए और जावेद मियाँदाद ने जाकर तौसीफ को गले लगाया, उन्हें शाबाश दी। बहुत खतरनाक रन था, खासी दूर थे, बड़ी तेजी के साथ भागे। अजहरुद्दीन दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में उनका शुमार होता है। उन्होंने बड़ा तेज़ थ्रो किया लेकिन गेंद विकेटों में नहीं लगी और पाकिस्तान के लिए ये एक आखिरी मौका। तमाशाइयों का शोर आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ। चेतन शर्मा तैयार हुए अगली गेंद फेंकने के लिए। कपिल देव और सुनील गावस्कर उनके पास मौजूद हैं और जहां तक निगाह जाती है हाथ हिलते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के परचम लहराते हुए, साथ में भारतीय परचम भी जगह जगह लहराते हुए नजर आ रहे हैं। लोग पाकिस्तान के ख़ास तौर से जो तमाशाई हैं वो बेचैनी के साथ दुआओं में मसरूफ़ हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हो। सुनील गावस्कर और कपिल देव अपनी अपनी जगहों पर वापस हुए। जावेद मियाँदाद ने फील्ड का जायज़ा लिया। उनके लिए फील्ड है एक स्लिप, थर्ड मैन बाउंड्री पर एक फील्डर, डीप बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। वाह! तमाम फील्डर्स अपनी पोजीशनों पर तैयार। जावेद मियाँदाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ेर लब कुछ बुड़बुड़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता बल्ले को ज़मीन पर मारते हुए खेलने के लिए तैयार हुए। चेतन शर्मा ने दौड़ना शुरू किया। तमाशाइयों का शोर बुलंद होता हुआ
चेतन शर्मा दौड़ते हुए आए, रफ्तार तेज हुई, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की जावेद मिराज ने बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले पर आई, हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, जोरदार छक्का और पाकिस्तान की शानदार फतह। ब्यूटीफुल, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। छक्के के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जीत गया है, अब दौड़ते हुए जा रहे हैं जनाब जी हाँ। अपना अच्छा, उसके बाद पवेलियन की तरफ। मैं दिलचस्प बात बताऊं, लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। वो उस जमाने में सिक्योरिटी तो होती नहीं थी, जी जी जी, तो जाहिर तमाशाई दौड़ते हुए मैदान में आ गए। हाँ तो अच्छा, पुलिस वाले भी साथ में उन तमाशाइयों को भगाने के चक्कर में, तो तौसीफ बेचारे को, तौसीफ पीछे रह गए थे, उनको डंडा पड़ा बाकायदा पुलिस वाले का। बाद में बड़ी माजरत की, लेकिन तौसीफ बड़े खुश थे। मैंने उनसे बाद में पूछा, गिर गए थे ना तौसीफ, मैंने कहा कुछ दर्द हो रहा है? कह लगे हसन भाई दर्द तो हो रहा है, लेकिन जीतने की बड़ी खुशी है। अच्छा और अच्छा, और जावेद मिराज को आपने सुना ही होगा, बेशुमार इनामात मिले, जी जी जी, बेशुमार एजाजात हाँ मिले। लाद दिया था जिसे कहते हैं जी ना हाँ। इनामात से। तो बल्कि वो एक प्रोग्राम उस जमाने में पीटीवी का आता था 50-50, हाँ हाँ तो उसमें एक आपको याद होगा कि एक गाना बनाया गया जी जी जी, बुशरा साहब कि हाँ, शोएब होंगे उसके पीछे। जावेद मियाजाद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को दिरहम 8 मिलेंगे। बुशरा अंसारी साहब ने जी हाँ, बिल्कुल। एक छक्के के जावेद को 100 लाख हाँ, 100 लाख मिलेंगे, हाँ, बिल्कुल। तौसीफ बेचारे को दिरहम। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। और एक और मजेदार बात बताऊं, देखिए जज्बात का ये आलम था उस जमाने में। दुबई में सिर्फ शॉपिंग सेंटर एक हुआ करता था, अल गुरैर। जी, उसके करीब में एक लाहौर के एक साहब थे, भट्ट साहब, उनकी थी मिठाइयों की दुकान। अच्छा, भट्ट साहब बहुत ही मोटे और लंबे चौड़े, वो हर मैच में आके ना डांस किया करते थे आखिर में। अच्छा। वो एज यूजुअल उन्होंने डांस किया। डांस करने के बाद वो लोगों ने बड़ी दाद दी। वो अपनी दुकान पे गए, वहाँ उन्होंने लिख के लगा दिया कि पाकिस्तान के जीत की खुशी में आओ और मुफ्त मिठाई खाओ। अगले दिन खलीज टाइम्स ने खबर लगाई कि उन्होंने 50,000 दिरहम की मिठाई मुफ्त बांट दी। आप ये ये जज्बा था। क्या है, लोग कितनी मोहब्बत करते हैं बहुत, अपने बहुत। वतन से। तो देखिए ना, ये एक खुलूस है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, इससे कतई नजर, सिर्फ जस्ट अपनी खुशी के लिए ना। और फिर क्रिकेट भी कितनी खुशी देती है, जी हाँ, कितना बहुत, क्रिकेट तो जोड़ती बहुत है, देती कितना लगे। ये फरमाइए कि सबसे जज्बाती लम्हा, एक तो खुशी का हो गया ना वो जावेद मियां साहब वाला। अच्छा, जज्बाती लम्हे का खैर आपने अच्छा बताया, क्योंकि वो भी बड़ा यादगार मैच था। 1982 ओके, लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड। इंग्लैंड के पहले 2 मैच पाकिस्तान की टीम ने ड्रॉ किया। इंग्लैंड में भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड बड़ा खराब था। 28 साल से पाकिस्तान ने कोई मैच वहाँ नहीं जीता। ठीक है, लॉर्ड्स में। हाँ, आखिरी दिन ये ख्याल था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, जीत सकता है। लेकिन सुबह सुबह जब हम उठे तो रेडियो खोला, टीवी देखा, अखबार पढ़ा, तो था कि जी 6 बजे जो मैच का क्लोजिंग टाइम था, ज़बरदस्त सिवियर थंडरस्टॉर्म की पेशन गोई है। ओके, इतनी बारिश होगी कि उसके बाद खेल पॉसिबल नहीं होगा। तो हम डिप्रेस हो गए कि भाई ये जितना इसको बनाना है तो 6 बजे तो खेल चला ही जाएगा। ठीक। तो जनाब ये हुआ कि मैं अब आपको आखिरी लम्हा बताता हूँ, उसमें भी जावेद मियाजाद और मोहसिन खान खेल रहे थे। अच्छा, ठीक है। और पाकिस्तान को 4 या 5 रन चाहिए थे, लेकिन बादल और बारिश बिल्कुल करीब थी। तो वो आखिरी जो हाल है, ओके, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए हैं। जावेद मियाजाद और मोहसिन खान क्रीज पर मौजूद, लेकिन उधर बादलों का खतरा भी मौजूद है। वो बादल जो आपसे बहुत दूर थे, बिल्कुल पीछे हमें नजर आ रहे थे, हवा के दोष पर तैरते हुए बिल्कुल लॉर्ड्स के ऊपर आ गए हैं। गहरे स्याह बादल जिनमें बिजली चमकती हुई साफ नजर आ रही है, बादलों की कड़क भी सुनाई दे रही है। और यहाँ पर जो तमाशाए आए हुए हैं वो कभी नारे तकबीर बुलंद करते हैं, कभी कलमा पढ़ते हैं। तो कलमे की गूंज, नारे तकबीर की गरज और बादलों की गरज और फिर बिजली की कड़क, इस सब ने मिलकर एक अजीब सा समा बांध दिया है। तमाम निगाहें मैदान की जानिब मरकूज, दिल धड़कते हुए जी चाहता है कि ये बारिश और ये बादल जल्दी से दूर हो जाए और पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हो जाए। वाह, क्या शायराना कमेंट्री है। यकीनी तौर पर सबकी ख्वाहिश है कि ये बादल छट जाएं, बारिश रुक जाए और किसी सूरत से पाकिस्तान ये तारीखी मैच जीतने में कामयाब हो जाए। वाह। तो जावेद मियाजाद फील्ड का जायजा लेते हुए और इंग्लैंड के खिलाड़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ताखीर हो
ताकि बारिश शुरू हो जाए और ये मैच इख्तिताम पजीर हो। लेकिन बहरहाल अंपायर ने इशारा किया कि गेंद फेंकी जाए। बॉब विलिस हैं बॉलर, बॉब विलिस अपने बॉलिंग के निशान पर मखसूस स्टाइल के साथ तैयार हुए गेंद करने के लिए। जावेद मियादाद उनके सामने दौड़ते हुए आए। बॉब विलिस अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की, जावेद मियादाद ने फ्लिक किया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 3 फील्डर उसके पीछे पीछे हैं। जावेद मियादाद ने 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन मुकम्मल किया, तीसरे रन के लिए वापस मुड़े। मोहसिन खान भी बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आए, तीसरे के बाद चौथा रन भी लेने में कामयाब हुए। पाकिस्तान ये मैच जीत गया, लेकिन उसके साथ ही बारिश शुरू हो गई। लेकिन पाकिस्तान मैच जीत चुका है और बड़ी तेज बारिश है जिसमें जावेद मियादाद और मोहसिन खान फातिहाना अंदाज से बल्ले को लहराते हुए पवेलियन की जानिब आ रहे हैं। सैकड़ों तमाशाई दौड़ते हुए मैदान में दाखिल हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है और एक तारीख रकम हो चुकी है। वाह वाह। वाह। और पाकिस्तान ने आज इंग्लैंड को और बारिश को, मौसम को, सबको शिकस्त दे दी है। वाह, क्या कहना भाई, क्या कहें। ऐसे मंजर जैसे कोई लफ्जों से पेंट कर रहा है, आप देखिए ना, पूरा मंजर पेंट कर दिया ना। मंजर का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसे ये अपने आवाज के ब्रश से पेंट ना कर दे। मेरा ख्याल है मैच स्टेडियम में देखने से ज्यादा हाँ, सुनने में यस मजा यस आता यस होगा, है ना? और कितना पोइटिक है, कितना शायराना है, कितना लिटरेरी है, Yes. कितनी उसमें शाइस्तगी है और खूबसूरत अल्फाज का चुनाव। क्या कहना है हसन साहब? वाह वाह। बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरी तारीफ़ की, जिसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं ये वजाहत थोड़ी सी करना चाह रहा था कि जब मैंने कमेंट्री शुरू की, सारे सीनियर कमेंटेटर थे और सब बड़े मकबूल थे जी। तो मैंने ये सोचा कि मैं वो कौन सा काम करूं कि जो मेरी पॉपुलैरिटी हो। अच्छा, उस ज़माने में जो हमारे कमेंटेटर थे, आम तौर पे कमेंट्री का एक जो उसूल था वो ये था कि आप खेल डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, हाँ, ठीक है। अच्छा, मैंने उसमें ये चीज़ें ऐड की, मतलब मंजर कशी मैंने ऐड की। हाँ। जैसे मेरा Emotions। एक जुमला हुआ करता था कि हवा के दोष पर बादल आसमान पर लहराते हुए, Yes, yes, ठीक है yes। जी, और बादलों का एक आवारा टुकड़ा अभी हमारे सामने से गुजरा जिसे सूरज थोड़ी देर के लिए छुप गया। ये जरा बयान कर दीजिए उसी तरह। और स्टूडियो का माहौल बहुत खुशगवार है और खासतौर से मेरे लिए, क्योंकि मेरी तारीफ बहुत हो रही है। और यहाँ पर माशाल्लाह वसी शाह बैठे हुए हैं, मैं खुद इनका बड़ा मद्दा हूँ। उसके बाद इनकी बातों से मैं, खासतौर से इन्होंने कवर ड्राइव के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया था जिसने मुझे बड़ा महसूस किया। तो नासिर और फातिमा ये भी पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं हमारी गुफ्तगू से। तो मैं जिस ज़माने में बातें करता था वो मैं बादलों के आवारा टुकड़ों का भी जिक्र करता था, गहरे होते हुए सायों का भी जिक्र करता था कि शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता गहरे होते हुए, या ये कि सूरज अब जो है वो झुकने लगा है और उसका साया आहिस्ता आहिस्ता मैदान पर बढ़ता हुआ, और हमारे दाएं जाने जो स्टैंड है उसका साया बिल्कुल मैदान के वस्त तक पहुंच गया। वाह वाह। तो ये जो चीज़ें थी, लोग लुत्फ़अंदोज़ होते थे, ये इससे पहले नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि मेरी मकबूलियत की एक बहुत बड़ी वजह ये है। भाई देखिए, आपकी कमेंट्री ऐसी होती थी कि जिसकी फानी बदायूनी और शकील बदायूनी भी दाद दे गया। तो यूं ले लीजिए, चलिए इस बात को। या यूं कह लें आप, जिसमें वसी शाह की शायरी भी नजर आती है। मेरे तो बहुत कॉम्प्लीमेंट है, बहुत इज्जत अफजाई। सर से मैं पूछना चाह रही हूँ कि मोहसिन खान साहब वही है जिनकी इंडियन अदाकारा जो थी रीना रॉय से शादी हुई थी मेरा? जी बिल्कुल वही है। जी हाँ। तो कोई भी याद आपको उनके हवाले से याद है तो हमारे साथ शेयर करें प्लीज। अच्छा, इंसिडेंटली मोहसिन से मेरी बड़ी दोस्ती थी, बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह, और बड़े यानी कि बहुत ही गुड लुकिंग। हाँ, ये बहुत थे। अच्छा था। उनको महेश भट्ट साहब ने फिर अपनी फिल्मों में भी, जी हाँ, बल्कि एक फिल्म उन्होंने शायद पाकिस्तान में भी की थी। जी जी, पाकिस्तान में भी उन्होंने जी हाँ, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। मगर उनकी जो फिल्म थी ना साथी, महेश भट्ट की, बहुत बड़ी हिट थी, उसमें मोहसिन खान हीरो ही थे। वो उनकी चूंकि अफेयर तो उनका चल ही रहा था, तो हम उस जमाने में 83 में गए इंडिया, तो 3 टेस्ट मैच थे। तो आखिरी टेस्ट मैच था नागपुर में। अभी शादी नहीं हुई, अभी शादी नहीं थी। तो नागपुर बहुत ही, मतलब ये कि उसमें क्राउड, इतना क्राउडेड स्टेडियम था, कोई जगह खाली नहीं थी। तो मोहसिन खान बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहे थे। ठीक है। तो लोगों को तो सबको पता था कि रीना रॉय से इनका अफेयर चल रहा है। तो वो जो स्टैंड में बैठे हुए लोग थे, वो मोहसिन खान की नाम लेने की बजाय नारा लगा रहे थे, रीना रॉय, रीना रॉय। अच्छा, तो मोहसिन चूंकि वैसे बाय नेचर बहुत सॉफ्ट आदमी थे, लेकिन जब जो बहुत हुआ तो वो इतने तंग आ गए कि उनको इतना गुस्सा आया कि वो इतना ऊंचा वो था, जंगला लगा हुआ, वो आधे जंगले से ज्यादा ऊपर चढ़ गए कूदने के लिए, उसको मारने के लिए। वो बड़ी मुश्किल से फिर वो बाकी क्रिकेटर भागते हुए गए, उनको उतारा, उन्हें समझाया, ठंडा किया, फिर तमाशाइयों से अपील की गई। तो ये सब होता है फिर। फिर तमाशाइयों से अपील की गई कि भाई
आपके मेहमान हैं। फिर खैर वो अच्छा बिहेव किया तो अच्छा, वो, वो गुस्सा आ गया था उन्हें। लेकिन बड़ा गुस्सा आया। ये बताइए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जब इंडिया जाते थे तो बड़ी जनाब इनकी आवभगत होती थी, बहुत चाहे जाते थे ये। बहुत। और ये जो फिल्म इंडस्ट्री उनकी फिदा थी, उनकी हीरोइनें, इसके पीछे क्या राज था वैसे? साढ़े मुंडे सोने सन। हाँ, वैसे ये इन्होंने ठीक सोने थे कहा। इन्होंने ठीक कहा। सोने थे बहुत सन। नहीं देखिए, एक बात मैं बताऊं कि उस ज़माने में एक तो आपको पता ही है पाकिस्तान इंडिया के हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो पाकिस्तान का इमेज वैसे ही बहुत अच्छा था। मतलब वहाँ हम जाया करते थे, आप बिलीव कीजिए कि मुझे ये इंडियन हमारे सारे दोस्त थे, तो ये बाकायदा हमारी शर्ट छू गई, यार आपके यहाँ कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, सूट यार आपके सूट का कपड़ा बड़ा अच्छा होता है, यार आपका लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है, यार आपके यहाँ तो एक से एक गाड़ी होती है। तो एक तो पहले यानी जहनी तौर पर बहुत इम्प्रेस हुआ करते थे। अच्छा, ऊपर से फिर हमारे खिलाड़ियों, हमारा बहना, उठना बैठना, पहनना, गुड लुकिंग लड़के, फिर हम लोग इंडिया के मुकाबले में अपने आप को मेंटेन बहुत करते थे सब। अच्छा, ठीक है। तो वो उनके पे एक ऐसा इंप्रेशन था कि वो बदल दीवाने थे। और लेकिन मैं यहाँ, आपने जो कि फिल्म एक रिसेप्शन हुआ 1979 में, बताइए, अमिताभ बच्चन ने वहाँ के स्टूडियो में बहुत बड़ा रिसेप्शन दिया। अच्छा। जिसमें बहुत बड़े बड़े अदाकार थे, और सिवाय दिलीप साहब नहीं आए थे, वो बीमार थे थोड़े से, और तमाम पूरी पाकिस्तान की टीम थी, ठीक है। और बड़ा लेविश किस्म का। तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई, उससे भी आप पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा कर लीजिए कि कितनी अहमियत थी उस ज़माने में। तो जब डिनर हो चुका तो अमिताभ खड़े हुए, कहने लगे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उसके बाद मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहूँगा, वो इसलिए कि मुझे जावेद मियाँदाद पे एतमाद नहीं है, ये शैतान आदमी है। मैंने एक फरमाइश की है जिससे आप गवाह हैं कि आपने वो फरमाइश पूरी करवानी है। तो सबने कहा जी क्या? कह लगे कि मैं, आप हैरान होंगे ये सुन के कि मैं हर पाकिस्तानी ड्रामा बड़े शौक से देखता हूँ, और मैंने इन्हें कोई 60 ड्रामों की लिस्ट दी है कि इनके वीडियो कैसेट मुझे वहाँ से जाके भेजें। ओके। और लेकिन मुझे है कि ये मुझे चक्कर ना दे जाए, तो आप गवाह रहिएगा कि आपने ये इंश्योर करना है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे मुझे मिले। तो पाकिस्तान टीवी के बड़े दीवाने थे लोग। आप यकीन मानिए कि जहाँ हम जाते थे वहाँ सबको पता था कौन सी अदाकारा है, कौन सा अदाकार है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद गुलाम अली और मुन्नी बेगम बहुत पॉपुलर थी वहाँ, बाज़ारों में उनके कैसेट बजा करते थे। मतलब पाकिस्तान का बड़ी धूम थी उस ज़माने में। और आपके कुछ इल्म में है ये बात कि पहली मुलाकात इन दोनों की कहाँ पे हुई थी? उन्होंने असल में कुछ राज की बातें होती हैं, उन्होंने छुपा के रखी है। अच्छा, नहीं कभी नहीं बताया? नहीं, कोई नहीं जानता। हाँ, कोई नहीं। लेकिन जाहिर है कि चूंकि देखिए अदाकाराएं मिलने आती थी, तो ऑब्वियस बात है कि यही हुआ होगा कि इंडिया के टूर पे ये गए होंगे। मुझे लगता ये है कि ये 82 में एक प्राइवेट टूर हुआ था। अच्छा। तो उसमें मेरा ख्याल है कि कुछ फेस्टिवल मैचेस हुए थे जिनमें मोहसिन भी गए थे। ठीक है। मुझे ये लग रहा है क्योंकि वो मैचेस बॉम्बे में हुए थे। ओके, तो वहाँ पे आपका ख्याल है कि ताल्लुक की इब्तिदा हुई होगी। और सर, अभी जैसे मोहसिन साहब की और रीना रॉय की मोहब्बत का जिक्र हुआ है, इनके अलावा कोई और क्रिकेटर थे उस जमाने में जिनकी मोहब्बत की कहानी बहुत मशहूर हो गई थी? हाँ, मेरी क्यों लड़ाई करवाई? क्योंकि बहुत सी राज की बातें उन्होंने छुपाई, लेकिन ये है कि सबका कुछ ना कुछ चक्कर था, सबका तकरीबन। अच्छा 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 अच्छा। हमारे एक दो का हमने सुना था, इतना तो नहीं, सबका तो नहीं सुना। नहीं थे अंदरून खाना, ऐसी बातें बताने की नहीं होती ना। हसन भाई, हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। जी। सो आर यू रेडी सर? खतरनाक तो नहीं है? नहीं। अच्छा, जी शायद। एनी रिग्रेट इन लाइफ? सिर्फ एक है, और वो ये है कि आपको पता है वालिदैन सबके बहुत अजीज़ होते हैं। जी बेशक। और सब औरों की तरह मेरी वालदा भी बहुत मोहब्बत करने वाली, और मैं उनके बड़ा क्लोज था। और एक ही साहबजादे थे आप? एक ही साहबजादे थे आप? और मैं उनका एक ही नहीं था, तो दूसरा। ठीक। लेकिन ये है कि बहुत करीब था मैं बड़े होने के नाते। ठीक। आपके एक साहबजादे हैं ना? मेरे एक साथ। आपके एक साथ, ओके। और आपके कितने बहन भाई? मैं चूंकि लाहौर आ गया था, तो मैं उनकी वो खिदमत नहीं कर सका और उनकी वो कुर्बत हासिल नहीं कर सका जिसका मुझे उनकी डेथ के बाद अफसोस हमेशा रहा। ओह, अच्छा अच्छा। तो वो एक अफसोस है जो आज तक है, और जब मैं कभी अकेला होता हूँ तो मैं अभी भी फील करता हूँ, और मेरा दिल चाहता है कि अगर वो जिंदा हों तो मैं उनके पैर दबाऊँ, उनके कंधे दबाऊँ, उनके पास बैठूँ, उन्हें प्यार करूँ। तो ये ज़ाहिर बहुत बड़ा रिग्रेट है। ओह अच्छा।
और इंतकाल उनका कब हुआ आपकी वालदा का? उनका इंतकाल बाद में हुआ, बाद में मैं जाता रहा। हाँ, तो बाद में हम आते अमेरिका आ जाते गए। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है वो जो एक ज़माना होता है ना, हाँ, बिल्कुल यंग होने का, हाँ, हाँ। उसमें अगर आप, ज़ाहिर है कि आपके पास भी वक्त होता है, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि मैं बेटा मेरे पास बैठे, तो वो वक्त मेरा लाहौर में गुजर गया। वो मिस कर गए। बारह उनकी दुआएं मेरे साथ रही हमेशा, और मेरा ख्याल अभी भी हैं। बेशक। और किसी चीज़ पे कभी गिल्ट रहता है आपको? मैं जहाँ बहुत सी खुशनसीबियाँ मेरे साथ हैं, वहाँ ज़मीर के मामले में भी मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। मैंने ज़मीर साहब को बड़ा बांध के रखा, और कोई नहीं, ऐसी बांध दिया आपने, खबरदार बोलना मत। और कोई ऐसी हरकत नहीं करने दी अच्छा, जो हरकत किसी को नहीं, तकलीफ। ज़मीर को हरकत नहीं करने दी, ये खुद ज़मीर नहीं को। की। अच्छा, तो ये है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, क्योंकि मेरा रवैया लोगों के साथ हमेशा बड़ा अच्छा रहा। जैसे अभी आपने इब्तिदा में जिक्र किया उमर कुरैशी साहब का, कि अब वो आप चूँकि पहुँच गए मुनीर हुसैन मुजीब साहब, हाँ मुनीर हुसैन साहब, जी। मुजीब साहब के पास, जिसकी वजह से उनकी एक तरह से नौकरी चली गई, उस पर भी कभी आपको वो नहीं रही, नदामत नहीं रही? नहीं, वो तो मैं बड़ा खुश था कि भाई मुझे मौका मिला। ओके, मगर चूंकि आप एक सिफारिश के जरिए गए, इस पर कभी जी आपको हाँ, वो नहीं रहा। ओके, ये फरमाइए, ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा डार्क मोमेंट, या जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही मायूसी की कैफियत आपने महसूस की हो, कि आपको लगता हो कि हाँ यार, इससे मैं कैसे निकलूंगा, ये आगे क्या होगा? क्या कभी ऐसा हुआ? अगर हुआ तो फिर उससे निकले कैसे आप? हाँ, वो जब मेरे फादर का इंतकाल हुआ, मेरे फादर का इंतकाल हुआ 1970 में, और ज़ाहिर है तो मेरा 22-23 साल मेरी उम्र थी, और अचानक मैं सबसे बड़ा था। तो मेरी दो बहनें, अम्मी, और मेरा एक बहुत छोटा भाई था जो बहुत छोटा था। ज़ाहिर है वो इतना अच्छा, उनका भी अचानक हुआ, हालांकि वो डॉक्टर थे और बड़े यंग एज में उनकी शादी हुई थी। तो उनकी डेथ के वक्त उनकी उम्र थी 47, अरे ओहो, और उनका हार्ट फेल हुआ जबकि खुद वो डॉक्टर थे। हाँ, और बड़े मतलब वजी आदमी, टॉल मुझसे भी ज़्यादा, और बड़े गोरे चिट्टे। तो मेरे लिए शॉकिंग था कि मैं लाहौर था जब मुझे इतना मिली, जिस तरह चचा की मिली। और आपने बताया अभी शुरू में कि बड़े शफीक थे, बहुत बहुत caring मोहब्बत थे करने आपके वाले, बारे में। बहुत। हाँ, तो वो मेरी, पहले तो मैं 2-3 दिन तो मुझे यही नहीं समझ आया कि यार ये सच है खबर या गलत है। उसके बाद ज़ाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रियलाइज़ हुआ, तो मुझे ये हुआ कि यार अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि वजह यह है कि दो बहनें हैं, तो ज़ाहिर है कि पूरा घर चलाना, जिम्मेदारी संभालना। तो वो 3-4 दिन थे बड़े तकलीफ दे गुजरे। फिर ज़ाहिर है मैं कराची गया। कराची तो मैं चला गया था, रात को ही, वो नाइट को चलती थी उस ज़माने में। तो हमारे एक रिश्तेदार ने टिकट कर दिया तो मैं चला गया। लेकिन 3-4 दिन बड़े कर्बगेज गुजरे। उसके बाद जब उन्हें दफना दिया गया और 2-3 दिन गुजर गए, फिर ज़ाहिर है मैंने कहा भाई अब तो ज़ाहिर जिम्मेदारी तो उठानी है। तो मैंने कहा, फिर मैंने अम्मी से कहा कि भाई देखें आप तसल्ली रखें, मैं अपना ट्रांसफ़र कराची करा रहा हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, और इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वो भी बड़ी हिम्मत वाली खातून थी। तो लेकिन वो 3 दिन वाकई मेरी ज़िंदगी के ख़तरनाक और खौफनाक तरीन दिन थे। वो आपको उम्र के हिस्से में भी वो 3 दिन ओह, है, बहुत। वो याद। हसन भाई जी। ये फरमाइए आखिर में कि दो ऐसे लोग, एक वो जिनसे आपके मरासिम थे, ताल्लुक़ थे, किसी भी नौयत के ज़ाती रिश्ता था आपका कोई, और एक वो जिनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था मगर हम अपने इल्म के ज़रिए उन्हें जानते हैं, उनके बारे में सुना होता है, पढ़ा होता है, देखा होता है। दो ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनमें सबसे पहले किन्हें मिलना चाहेंगे? आप हैरान हो जाएंगे कि जिस शख्सियत का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, जिससे मैं मिलना चाहूँगा, वो पता है कौन? दिलीप कुमार। क्यों? अब मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताऊँ। जब मैं इंडिया गया 87 में, जी, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, बॉम्बे हम ठहरे हुए थे, मैच ख़त्म हुआ तो उसका 3 दिन का गैप था। तो मेरे साथ एक कमेंटेटर थे शहजाद हुमायूं। तो मैंने उनसे कहा यार मैंने दिलीप साहब के पास जाना है। एक दिलीप साहब का किसी ने रेफरेंस दिया था, सहाफ़ी ने, कराची में, अच्छा, कि यार मेरी उनसे मुलाकात है। तो मैंने दिलीप साहब को फ़ोन किया नंबर लेके। तो उनके मुलाजिम ने कहा कि जी वो साहब सो रहे हैं। तो मैंने कहा उनको बता देना इस तरह फ़ोन था। तो फिर उसका फ़ोन आया कि वो साहब कह रहे हैं कि अभी आधे घंटे बाद फ़ोन कर लें आप। अच्छा, मैंने फ़ोन किया, दिलीप साहब ने उठाया। तो मैंने कहा अच्छा, वो बड़े खुश अखलाक आदमी थे, आपने सुना ही होगा। तो मुझे कहने लगे कि अच्छा भाई हसन मियाँ आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं कमेंटेटर। अरे अच्छा आप तो कमेंट्री करते हैं? हाँ मुझे नाम याद है थोड़ा थोड़ा। भैया आप आए ना किसी वक्त? मैंने कहा जी मैं किसी दिन हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह, और कल कोशिश करूँगा मैं।
आने की। तो लेकिन ये फिर मैंने कहा नहीं सर कल मैं नहीं आ सकता, इस दफ़ा आपसे शायद मुलाकात ना हो सके क्योंकि कल शाम को तो हमारी फ़्लाइट है। तो ये तो आपने बड़ी ज़्यादती की, आपको मिलना चाहिए था। और भाई वो यूसुफ साहब से को मेरा सलाम कहिएगा, हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, आप उनके रेफरेंस से आए हैं और आपकी भी मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं, तो आप अच्छे आदमी हैं तो मिलिएगा। फ़ोन बंद हो गया। मैंने कहा कहाँ मिला मुलाकात। सुबह हम कोई 10 बजे मैं उठा, तो मेरी आदत है मैं उठ के बड़ा टिप टॉप हो जाता हूँ तैयार होके। तो मैं तैयार हो गया, शहजाद हुमायूं अभी तैयार हो रहे थे कि नीचे से मैनेजर का फ़ोन आया, सुरेश वासन साहब हैं। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ। हसन भाई ज़रा नीचे आ जाए फटाफट। तैयार हैं? मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ नीचे। क्यों? वह आ जाए नीचे। मैं नीचे गया तो गैलरी भरी हुई पूरी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया गैलरी। आप बिलीव करें सुरेश के कमरे में दिलीप साहब बैठे हुए हैं। वो तस्वीर मेरे पास नहीं है, आपको तस्वीर भी है वो। अच्छा मैं तो आ शॉक। जब मैं एंटर हुआ तो वो कह लगे अरे भाई हसन मियाँ हमने सोचा कि आप, अच्छा मियाँ कहते थे वो, हसन मियाँ हमने सोचा कि आप तो शाम को जा रहे हैं, अब आपके पास तो टाइम होगा नहीं, आप मेहमान भी हैं। तो वैसे हालांकि वैसे तो आपने बहुत ज़्यादती की है क्योंकि आपको खाना खाना चाहिए था, मिलना चाहिए था, बाहर हम आ गए आपसे मिलने। अब मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा आदमी और ये यहाँ मिलने, एक ऐसे आदमी से जिससे उसकी मुलाकात भी नहीं है। वो कोई 10-15 मिनट बैठे और सारे मद्दाओं का हुजूम लगा हुआ बाहर। हर आदमी कोई आगे के सर हाथ चूम रहा है, कोई कह रहा है सर ऑटोग्राफ दे दें, कोई कुछ कर रहा है। आधा घंटा बैठे, फिर कहने लगे जी अब ये वादा करें जाने से पहले अगली दफ़ा जब आएंगे तो आप सबसे पहले मुझे फ़ोन करेंगे। वाह। तो वो मैं ऐसी बस उसके बाद मुलाकात ही नहीं हो सकी उनसे। फिर वो बीमार हो गए, फिर मैं भी नहीं जा सका इंडिया। लेकिन देखिए कितना अच्छा जेस्चर है ना। एक वो शख्सियत जिनसे आपका ताल्लुक था, एक शख्सियत वो भी इसी कैलिबर की शख्सियत है और वो है मोहम्मद अली साहब। अच्छा, पाकिस्तान उनसे के बड़ा हवाले से। मोहब्बत का रिश्ता था ठीक। और बड़े कमाल के आदमी थे वो भी, आपको पता है बहुत बड़े अदाकार। जी जी, और वो भी बहुत अच्छा मजेदार आदमी थे। मेरे साथ उनकी इसलिए भी ज़्यादा हो गई कि वो चूँकि रेडियो में थे, रेडियो से थे आपको ये पता है। रेडियो से शुरू किया था। तो जब पहली मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनको पता चला मैं अनाउंसर हूँ तो उन्होंने कहा अरे यार भाई तू तो मेरा छोटा भाई हुआ ना रेडियो का। उसके बाद से फिर मेरा उनसे रहा। उनका बल्कि ये होता था मैं अगर एक हफ्ता नहीं जाता, वो एवेन्यू में उनका दफ्तर था, तो मैं स्पेशली उनसे मिलने जाया करता था। और उनकी आदत थी हर एक को कहना मुन्ना, ठीक है जी, इसलिए वो मुन्ने से शुरू करते थे। तो वो बड़ी उनसे मुलाकातें रही और बड़ा अच्छा उनके साथ बड़ी मोहब्बत है। उनके साथ मिलकर एहसास होता था कि आप किसी इंतहाई शफीक जी, दुरुस्त कह रहे हैं। मोहब्बत करने वाले इंसान के दुरुस्त साथ कह रहे बैठे हैं। हुए। और अपनी महफिल में वो किसी को भी ना ये तासुर नहीं देते थे नहीं, कि वो एक बहुत बड़े आदमी है। बहुत ही यानी कि आम आदमी की सतह पे आके मिलते थे, बात करते थे, बड़े शफीक। तो वो एक वो भी शख्सियत ऐसी। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई और मेरे पसंदीदा शायर से मेरी मुलाकात हो गई। इज़्ज़त अफ़ज़ाई, बहुत बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई। मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है आप जैसे काबिल शख्सियत की जानिब से और जिसकी इतनी कंट्रीब्यूशन हो सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में। और मैं समझता हूँ उर्दू ज़ुबान के हवाले से भी, उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने के हवाले से भी आपका एक अपना किरदार है। ज़रूरी नहीं कि उस किरदार को आप कोई नाम भी दें, मगर जब वो आप कहते थे ना कि हवा की दोष पे बादल जो हैं वो लहराते चले जा रहे हैं, तो लोग उससे सीखते थे और लुत्फ़ भी लेते थे। और आखिर में आपका इतना आला अदबी ज़ौक़ है, कुछ सुनाइए हमें, उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। तारीफ़ किसी की बेजा नहीं करता कभी, ये मुझ में आदत ही नहीं है। आपको मैंने बहुत पढ़ा है तो आपकी एक मैं स्पेशली लिख के लाया था कि मुझे याद नहीं हुई। जी हाँ, ज़रूर, वो मैं सुनाना चाहूँगा। अच्छा मैंने एक चीज़ और की है, इंशाल्लाह किसी को मौका मिला तो मैं आपको भेजूँगा। मेरे फेसबुक पे मैंने म्यूज़िक के साथ बहुत सी अपनी पसंदीदा गज़लें वेरी गुड वो की है। मैंने एक ख़ास उनको एक ख़ास तासुर के साथ जैसे जया मोइनुद्दीन किया करते थे, पढ़ते थे। हाँ, तो वो मैं इंशाल्लाह आपकी भी गज़लें कुछ करके भेजूँगा। बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई। ये आपकी जो गज़ल है बहुत ही खूबसूरत है। तुम मेरी आँख के तेवर न भुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊँगा। वाह। सर्द रातों के महकते हुए सन्नाटों में जब किसी फूल को चूमोगे तो याद तो मैं याद आऊँगा। वाह। वाह। आज तो महफिले यारा पे हो मगरूर बहुत, जब कभी टूट के बिखरोगे तो याद आऊँगा। शाल उड़ाएगा अब कौन दिसंबर में तुम्हें, बारिशों में कभी भीगोगे तो याद आऊँगा। वाह। इसमें शामिल है मेरे वक्त की तारीकी भी, वाह तुम स्याह रंग जो पहनोगे तो याद आऊँगा। क्या वाह। कहना, बहुत वाह। खूब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा कि हसन जलील साहब की गुफ्तगू, इनकी स्ट्रगल और इनकी कामयाबियाँ, इनकी नाकामियाँ, इनकी यादें, आपको ये सब कैसा लगा। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।